सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 3 के साथ कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? ए ऑप्शन है फ्रांस प्रसा का युद्ध, बी है फ्रांस इटली का युद्ध, सी है ऑस्टरलिच का युद्ध और डी है जॉल वेराइन का युद्ध। तो हम जानते हैं जर्मनी के एकीकरण में किस युद्ध को होने से जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रांस प्रसा का युद्ध होने से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। अगला प्रश्न है दूसरा, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? ए ऑप्शन महात्मा गांधी ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी लाला लाजपत राय ने। तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी कैरिबियाई द्वीप, सी फ्रांस और डी अमेरिका। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कैरिबियाई द्वीप पर विस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण ए ऑप्शन गहन खेती, बी अधिक सिंचाई, सी वनोन्मूलन और डी अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ की भूमि निम्नीकृत हो गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज ए ऑप्शन फास्फेट, बी नमक, सी जस्ता और डी ग्रेफाइट। आग्नेय चट्टानों में जस्ता पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों में जस्ता पाया जाने वाला एक खनिज है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? यह प्रश्न भी बार बार रिपीटेड है, इसको भी महत्वपूर्ण है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी भीमराव अंबेडकर। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर हैं? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी बिहार और बी राजस्थान, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होती है। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। इसमें ए ऑप्शन है लौह अयस्क, बी है तांबा और सी है अभ्रक और डी है बॉक्साइट।
तो झारखंड का कोडरमा खान अपभ्रंश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध मतलब पाइपों में से जाने वाले क्या जाते हैं? ए ऑप्शन है जल, बी है खनिज तेल, सी बिजली और डी इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेलों से है। पाइपों में खनिज तेलों को यहाँ से वहाँ निर्वात करने के लिए प्रयोग किया जाता है पाइपलाइन परिवहन का, अर्थात पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? ए ऑप्शन तमिल, बी है द्रविड़ संस्कृत, सी है दक्षिणी हिंदी और डी है सिंहली। श्रीलंका में मुख्य रूप से दो समूह पाए गए थे, मुख्य रूप से, ऐसे तो अनेक थे, एक तमिल और एक सिंहली। सिंहलियों के बहुसंख्यक होने के कारण उनकी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, अर्थात वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी दिल्ली। तो हम जानते हैं दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है, केंद्र शासित में आ गया है अब, तो दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ए ऑप्शन है 23, बी है 24, सी है 22 और डी है 21। संविधान में कुल 22 भाषाओं को, अन्य भाषाएं हैं परंतु 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से एक हिंदी है, तो हिंदी के अतिरिक्त 22 में से एक कम हो गया, 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर यही प्रश्न होता कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, परंतु यहाँ प्रश्न है हिंदी के अतिरिक्त, तो हिंदी को छोड़कर एक भाषा को घटाकर 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है, पहला लोकसभा, बी है विधानसभा, सी मंत्रिमंडल और डी है पंचायती राज्य की संस्थाएं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसने की है? तो पंचायती राज की संस्थाओं ने भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है, प्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? प्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी रूस। अमेरिका में सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? ए ऑप्शन है इसका सांस्कृतिक
परिणाम, बी है राजनीतिक परिणाम, सी है आर्थिक परिणाम और डी है सामाजिक परिणाम। तो आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र में आर्थिक परिणाम के रूप हैं। यहाँ से आर्थिक विकास से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम से ही संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है ए जनता, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत भी जनता ही होते हैं। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है ए है, जैसे जो राशन की दुकानें होती हैं उन्हें ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। ए है आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, बी है महंगाई को कम करना, सी है लोगों की आर्थिक सहायता करना और डी है खाद्य उपलब्धता। इसमें से सबसे मुख्य होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिल जाती हैं। अगला प्रश्न 18वां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हुए हैं। ए ऑप्शन है रोजगार, बी है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, डी है उद्यमों का स्वामित्व और सी है उद्यमों का स्वामित्व और डी है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक मतलब सामान्य और निजी मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की। तो सार्वजनिक मतलब संपूर्ण की, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का अपना स्वयं का अधिकार नहीं होता, लेकिन निजी में अपना स्वयं का होता है। तो यह उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किए गए हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न 19वां, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था। ए है प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, बी है बाजारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, सी है सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और डी है लाइसेंसिंग प्रणाली का समाप्त करना। तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को तो बढ़ाना ही था, परंतु उसमें वस्तुओं की गुणवत्ता का सुधार भी करना था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा के साथ साथ वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। अब अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा दिवस, बी है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सी है सिविल सेवा दिवस और डी है जनसंख्या दिवस। 24 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।